अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील के साथ आज ईरान के जानिब से इसराइल पर किए गए ताबड़तोड़ हमले और इसमें हुए पूरे तफसीलात का मुआयना करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इसराइल पर 400 मिसाइलों से हमला करते हुए ईरान ने इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने का किया ऐलान। ईरानी हमले में इसराइल को बड़ा जानी व माली नुकसान, 90% इसराइली शहरी अंडरग्राउंड, कई इसराइली फौजी ठिकाने तबाह। ईरानी हमले से पहले तल अवीव में फिदाइन के हमले में 8 इसराइली हलाक। गजा के खान यूनिस में भी अल कस्साम ब्रिगेड ने कई इसराइली फौजियों को हलाक व जख्मी करने का किया दावा। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इसराइल को किया खबरदार, कहा अगला हमला इसराइल के लिए कहीं ज्यादा तकलीफदेह साबित होगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी पहले हमले को बताया ईरान की ताकत का एक छोटा सा नमूना। ईरान ने कर दी है बहुत बड़ी गलती, अदा करनी होगी उसकी कीमत। इसराइली पीएम नेतन्याहू की धमकी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ईरानी हमले को बताया नाकाम हमला, कहा ईरान को भुगतने होंगे संगीन नताइज। गुजरात के सोमनाथ में मस्जिदों और दरगाहों समेत दीगर मजहबी मकामात को शहीद करने का मामला। जमीयत उलमा ने गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त कल 3 अक्टूबर को होगी समाअत। और आज हिंदुस्तान भर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम्स का इनेकाद। पीएम मोदी, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी व दीगर सियासी कायदीन ने बाबाए कौम को पेश किया भरपूर क़िरात। ये थी हेडलाइंस। अब पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करते हुए इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान से इसराइल की जानिब कम अज कम 400 मिसाइल फायर किए गए, जिसके बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सायरन बजने लगे। तल अवीव और शेरोन में रॉकेट गिरने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल की जानिब 400 बैलिस्टिक मिसाइल इस्फहान, तब्रेज़, खुर्रमाबाद, करच और इराक से फायर किए, जिसके बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस समेत इसराइल भर में सायरन बजने लगे। इसराइली मीडिया ने बताया कि तल अवीव और शेरोन में रॉकेट गिरने से 2 इसराइलियों की जख्मी या मौत की खबर है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। ईरान के हमले के बाद इसराइल की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई है और एयरपोर्ट्स पर मौजूद तमाम मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक मिसाइलों से इसराइल के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसमें इसराइल का एक एयरपोर्ट और फ़ौजी ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके मिसाइलों को रोकने में इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बुरी तरह नाकाम साबित हुआ। يا زهراء يا حسين يا حسين وين اخوي؟ لقيتي؟ كيف؟ ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों से कुछ देर पहले इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में फायरिंग के वाक़े में 8 इसराइली हलाक हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 7 इसराइली जख्मी भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावरों को हलाक कर दिया गया है और अब सूरत हाल कंट्रोल में है।
خیال رہے کہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں فائرنگ کا واقعہ اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے سے کچھ دیر پہلے ہوا ہے۔ اس حملے کے بعد تل ابیب میں افراتفری مچ گئی تھی اور لوگ خوف سے بھاگتے دیکھے گئے۔ اس کے علاوہ کئی علاقوں میں سڑکوں پر صہیونیوں کی لاشیں اور زخمی صہیونی بھی نظر آ چکے ہیں۔ ادھر حماس کی فوجی ونگ القسام بریگیڈ نے مشرقی خان یونس میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں اور جنگی ساز و سامان کو نشانہ بنایا۔ القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ القسام بریگیڈ کے جوانوں نے مشرقی خان یونس میں الفقاری کے علاقے میں بارودی سرنگوں کے دھماکے کر کے کئی صہیونی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا۔ اس سے پہلے القسام بریگیڈ نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کی 2 بختر بند گاڑیوں اور ایک مرکاوا ٹینک وہیں 2 بلڈوزروں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے میں بھی متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد غزہ اور لبنان میں شہری جشن مناتے ہوئے دیکھے گئے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے اسرائیلی مظالم کا شکار غزہ کی عوام کے لیے ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ خوشی کی نوید ثابت ہوا اور انہوں نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ دوسری جانب لبنان کی دارالحکومت بیروت میں بھی آتش بازی کی گئی، وہیں ایران کے شہر تہران، عراق اور یمن میں بھی ایران کے حملوں کے بعد سڑکوں پر نکل کر عوام نے جشن منایا۔ الله اكبر، يعني فرحه عارفه داخل مستشفى شهداء الاقصى بصواريخ المقاومه التي تنطلق من كل مكان حاليا تجاه الداخل المحتل. الله اكبر ولله الحمد. يعني هذه هي الصواريخ. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر. هیچ مسئله دیگر آدم خارج نمی‌کنه. هرچی بغضاری نشون بده مردان اسرائیل. ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد جان بچانے کے لیے اسرائیلی شہری شیلٹرز اور محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ میزائل حملوں سے بچنے کے لیے محفوظ مقامات پر چھپنے والے اسرائیلی شہریوں کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔ اسرائیلی ایمبولینس سروسز نے بتایا کہ میزائل حملوں کے دوران شیلٹرز میں جانے کے لیے بھگدڑ میں کئی افراد زخمی ہوئے، جن میں طبی امداد انہیں دی گئی۔ اسرائیل پر بڑا حملہ کرنے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ ایران کی جانب سے اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ اسرائیل پر حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں اسرائیل کو وارننگ دی ہے۔ خامنئی نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ اللہ کی مدد سے مزاحمت محاذ جو ضرب اسرائیلی ریاست کو لگائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ شدید اور تکلیف دہ ہوگی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کے خلاف میزائل حملے کو فیصلہ کن رد عمل اور اسرائیلی جارحیت کا فیصلہ کن جواب قرار دیا ہے۔ ایکس پر اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی حملہ اسرائیلی جارحیت کا رد عمل ہے۔ ایران اور خطے میں امن کے لیے جائز حق کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طاقت کا صرف ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن وہ کسی بھی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اسرائیل پر ایرانی میزائل حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ایران کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ نتن یاہو کو کہنا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر رات کے وقت سینکڑوں میزائل فائر کیے، لیکن دنیا کے سب سے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کی بدولت ایران کا حملہ ناکام ہوا۔ نتن یاہو نے کہا وہ نہیں جانتے کہ ہم اپنی دفاع کے لیے اور دشمن کو جواب دینے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ ہم اپنے بنائے ہوئے اصول پر قائم رہیں گے کہ جو بھی ہم پر حملہ ور ہوگا ہم اس پر حملہ کر دیں گے۔ If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars
were invested in your children's education, in improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. Imagine that. उधर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी ईरान के हमले को नाकाम हमला बताते हुए धमकी दी कि ईरान को हमले के नतायज भुगतना होंगे। जो बाइडन ने कहा कि इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल मदद हासिल है। अमेरिका ने इसराइल के डिफेंस के लिए एक्टिव रोल अदा किया है। आगे भी इसराइल की दिफा में मदद के लिए हम तैयार हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी टीम इसराइली हुकाम से मुस्तकिल राब्ते में है। इससे पहले अमेरिकी सदर बाइडन ने अमेरिकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म दिया था। अमेरिका की जानिब से ईरान के बेशतर मिसाइलों को हवा में तबाह करने का दावा किया गया है। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। गुजरात के सोमनाथ में मस्जिदों और दरगाहों समेत दीगर मजहबी मकामात को तोड़ दिया गया। ये केस अब गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलमाए हिंद की गुजरात यूनिट ने सोमनाथ मंदिर के पास 9 मस्जिदों और दरगाहों को शहीद कर दिए जाने के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। जमीयत ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि ये कार्रवाई बिना नोटिस के की गई, जिससे मुसलमानों के हुकूक की खिलाफ वर्जी माना जा रहा है। अगली समाअत कल 3 अक्टूबर 2024 को होगी। जमीयत उलमा हिंद गुजरात यूनिट ने मजीद कहा कि बगैर इत्तला की ये कार्रवाई गैर कानूनी है। इन कामों को रोकने और इंसाफ के लिए हुकूमत से कानूनी मदाखलत की मांग की गई है। असल में अभी जो पूरे मुल्क में बुलडोजर कल्चर चला रखा है इन लोगों ने, जहाँ भी हो उसको फौरन बुलडोज करते हैं, कानूनी गैर कानूनी तौर पर ये काम करते हैं। और यहाँ भी जैसे ही हमको पता चला, पूरी रात में डिमोलेशन शुरू हुआ, बातें चल रही थी, तो रात को 12 बजे फ़ोन आया वहाँ से लोगों के, और हकीम साहब हमारे जो एडवोकेट हैं उनका भी फ़ोन आया। उनसे हमने कहा कि आप इसको जो भी आए उनसे लेकर पूरी ताकत के साथ इसको लड़ना है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद पूरे देश में बुलडोज़र के खिलाफ और हर जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। यहाँ भी इसको हमको हर तरह से करना, इंशाअल्लाह जो भी होगा वो पूरे ताकत के साथ इसको लड़ना है। आज हिंदुस्तान भर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर बाबाए कौम महात्मा गांधी को भरपूर क़िरात पेश किया जा रहा है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और तमाम ही सियासी पार्टियों के कायदीन ने गांधी जी की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें क़िरात पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने भी पार्लियामेंट में बाबू की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें क़िरात पेश किया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए गांधी जयंती के मौके पर कहा कि ये किस तरह की तानाशाही है कि नवरात्रि व दीगर कई अहम त्योहारों के मौके पर दफा 163 लगा दी गई है। देखिए, आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति उनके जैसा इस दुनिया में रहा हो, जिन्होंने प्रेम और शांति के रास्ते से सत्याग्रह करना सिखाया, सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया, न्याय के लिए संघर्ष करना सिखाया। मुझे लगता है कि आज के इस तानाशाही के दौर में जो गांधी जी के सत्याग्रह का तरीका है, जो गांधी जी ने न्याय के लिए, सत्य के लिए जो संघर्ष करने का तरीका दिखाया, मुझे लगता है कि वो आज के दौर में शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मैम, आप खुद सोनम वांगचुक से मिलने गई थी। 2 अक्टूबर का आज का दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो याचिका लगी है जिसमें ये कहा गया है कि जो दिल्ली पुलिस ने एक आदेश दिया है उसके खिलाफ वो लोग गए हैं कि रामलीलाओं में आयोजन में दिक्कत होगी, मंदिरों में इकट्ठा होने के लिए दिक्कत होगी। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये किस प्रकार की तानाशाही है, ये किस प्रकार के आदेश हैं? मुझे तो कभी याद नहीं कि इस देश के इतिहास में, इस शहर के इतिहास में कभी ऐसा धारा 144 जो पहले होती थी, 163 जो अब है, उसको लगाया गया हो त्यौहार के समय में। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, रामलीलाएं शुरू हो रही हैं,
हिंदू धर्म में इससे पावन, इससे पवित्र कोई समय ही नहीं है। हर परिवार अपने स्तर पे एक आयोजन करता है, हर गली में एक कीर्तन होता है, हर मंदिर में एक कार्यक्रम होता है, रामलीला होती है। अगर ऐसे समय पे आप लोगों को इकट्ठा होने से रोक देंगे तो ये तो स्वाभाविक बात है कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये बात कही है और हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि बीजेपी को कर्नाटक की आवाम की जानिब से इख्तियार नहीं सौंपा गया, जिसके बाद कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कर्नाटक की जनता पर हमला है। ये एक आक्रमण है कर्नाटक की जनता के ऊपर। ये आक्रमण इसलिए हो रहा है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 113 एमएलए नहीं जिताया, बहुमत नहीं मिला। तो हमें एमएलए नहीं मिला तो आपके खिलाफ हम पीएमएलए लाएंगे। ये हो गया है एमएलए बनाम पीएमएलए। और पहले दिन से, जिस दिन से सिद्धरामैया जी की सरकार आई बेंगलुरु में, पहले दिन से केंद्र सरकार, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे मंत्री कर्नाटक के सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गारंटियां हैं, उसको उन्होंने लागू करने नहीं दिया। और खास तौर से खाद्य सुरक्षा को लेकर जो अन्न भाग्य की गारंटी दी गई थी, 10 किलो चावल मुफ्त में देना, एफसीआई से 35 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने के लिए तैयार थी कर्नाटक की सरकार, पर अचानक एक ऑर्डर जारी किया गया कि एफसीआई ये चावल राज्यों को नहीं बेचेगा, ओपन मार्केट सेल होगा। पर उसके बावजूद कर्नाटक की सरकार ने अन्न भाग्य गारंटी पूरे करने के लिए सारे कदम उठाए और आज वो गारंटी चल रहा है, इनके प्रयासों के बावजूद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी लीडर अजित पवार ने अमित शाह के 2029 में अपने दम पर हुकूमत बनाने वाले बयान पर रिएक्शन दिया है। अजित पवार ने कहा कि एक पार्टी के दम पर सरकार नहीं बन सकती, हर किसी को अपनी पार्टी खड़ी करने का हक है। अजित पवार ने अपनी जन सम्मान यात्रा पर बीड़ पहुंचने के बाद यहां एक बड़ी रैली की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजित पवार ने कहा, 1985 के बाद तकरीबन 40 सालों तक किसी एक पार्टी की हुकूमत यहाँ नहीं रहे। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी रियासतों और महाराष्ट्र की सूरत हाल अलग है। बीजेपी को अपनी पार्टी बढ़ाने का हक है। आज के हालात में किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं आ सकती। महाराष्ट्र के पुणे जिला में बुध को सुबह एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इस दौरान 2 पायलट और एक इंजीनियर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली वाक़े प्राइवेट कंपनी हेरिटेज एविएशन के हेलीकॉप्टर ने यहां ऑक्सफोर्ड काउंटी गोल्फ कोर्स हेलीपैड से उड़ान भरी और वो मुंबई के जुहू जा रहा था। तभी सुबह 7:40 पर यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल पर 400 मिसाइलों से हमला करते हुए ईरान ने इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने का किया ऐलान। ईरानी हमले में इसराइल को बड़ा जानी व माली नुकसान, 90% इसराइली शहरी अंडरग्राउंड, कई इसराइली फौजी ठिकाने तबाह। ईरानी हमले से पहले तल अवीव में फिदाइन के हमले में 8 इसराइली हलाक। गजा के खान यूनिस में भी अल कस्साम ब्रिगेड ने कई इसराइली फौजियों को हलाक व जख्मी करने का किया दावा। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इसराइल को किया खबरदार, कहा अगला हमला इसराइल के लिए कहीं ज्यादा तकलीफदेह साबित होगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी पहले हमले को बताया ईरान की ताकत का एक छोटा सा नमूना। ईरान ने कर दी है बहुत बड़ी गलती, अदा करनी होगी उसकी कीमत।
इसराइली पीएम नेतन्याहू की धमकी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ईरानी हमले को बताया नाकाम हमला, कहा ईरान को भुगतने होंगे संगीन नताइज। गुजरात के सोमनाथ में मस्जिदों और दरगाहों समेत दीगर मजहबी मकामात को शहीद करने का मामला। जमीयत उलमा ने गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त, कल 3 अक्टूबर को होगी समाअत। और आज हिंदुस्तान भर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम्स का इनेकाद। पीएम मोदी, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी व दीगर सियासी कायदीन ने बाबाए कौम को पेश किया भरपूर खिराज। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।